अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर इरफान सुलेरिया, बाय प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। फिलहाल के इसमें ये जो हमारा सेशन है रिगार्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बकर ईद ये हमारे यहाँ तरह तरह के खाने पकते हैं, और इसको तो नाम ही इसी ईद से याद कीजिए कि ये खाने वाली ईद है। वाकई ये खाने वाली ईद है, लेकिन इसको अब एहतियात से खाया जाए तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट हमारी सेहत के ऊपर और हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर साफ नजर आएंगे। तो आज का जो हमारा ईद पाल की जो सीरीज का सेशन है वो रिगार्डिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बकर ईद में हमें कौन कौन सी डाइटरी हैबिट्स को अपनाना चाहिए। तो इस सिलसिले में आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं रिदा हमायूं। उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बकर ईद में हमें किन किन चीज़ों को सामने रखना चाहिए, और ज़्यादातर ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है इस ईद में, तो हमें उसको कैसे अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा मैडम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक। एक तो सबसे पहले आपको तो बकर ईद मुबारक, और दूसरा ये कि आपने हमारे जो खैर मुबारक। सुनने वाले और जो देखने वाले हैं, आपने उनको ये बताने की कोशिश करनी है कि इस ईद में खाएं ज़रूर, लेकिन ज़रा एहतियात से खाएं, और ओवर ईटिंग से थोड़ा सा अवॉइड। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ पे आजकल काम कर रही हैं। बिल्कुल। मैं बेसिकली मैंने बैचलर्स किया है कनेड कॉलेज से इन फूड साइंसेज एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। और बैचलर्स के बाद फिर मैंने एक ट्रेनिंग की थी सर गंगाराम हॉस्पिटल में। और उसके बाद अभी मैं लाहौर से मूव करके गुजरात में आ गई हूँ, जो मेरा होम टाउन है। और यहाँ पे मैं अभी क्योंकि कोरोना वायरस का था तो क्वारंटीन हो गए सब लोग। तो फिर मैंने एक ऑनलाइन एक फर्म के साथ काम स्टार्ट किया, तो भी मैं एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी में काम कर रही हूँ। अच्छा, ये जो आपने फील्ड चूज की फूड एंड न्यूट्रिशन, ये बाय चॉइस है या बाय चांस है? सर जैसा कि आपको पता है पीयर प्रेशर होता है, और हमारे फैमिलीज के अंदर सब जो एक प्रोफेशन होता है डॉक्टर बनना है सबने। तो सब उसी चक्कर में इंटरमीडिएट के अंदर प्री मेडिकल वगैरह चूज कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आगे फील्ड्स जो हैं वो मेडिकल से रिलेटेड होती हैं ज्यादातर। बस वही था कि एक डायरेक्शन दे दी घर वालों ने। तो आगे से फिर ये था कि न्यूट्रिशन की फील्ड फिर मैंने खुद ही चूज की थी, बिकॉज मैं वो कन्वेंशनल उन फील्ड्स में नहीं जाना चाह रही थी। बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रिशन इज लाइक एन इन्फेंट। बहुत अभी न्यू फील्ड है पाकिस्तान के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी आ रही है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो बिल्कुल भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग काफी अवेयर हो रहे हैं और अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखते हैं। सो आई थिंक कि बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी जैसे बहुत सी वाइटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें एट टाइम्स लगता है कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम क्या करते हैं कि हम मेडिसिन वगैरह ये चीज़ें काफ़ी यूज़ करते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि कुछ ऐसा हो कि हम उसको डाइट से कोशिश करें कि हम उसको अपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल्स वगैरह लें, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे हम फाइट कर सकें। और इसीलिए फिर मैंने ये फील्ड चूज की। आपने जो क्वालिफिकेशन है जो आपकी न्यूट्रिशन की, वो कनेट कॉलेज से है। तो कनेट कॉलेज का जी जी। आपका जो टाइम पीरियड है वो कैसा गुजरा? सर किनेड कॉलेज का टाइम पीरियड तो मेरा बहुत अच्छा गुजरा। उससे पहले एक्चुअली इस तरह से था कि व्हेन यू मूव फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू अ बिगर सिटी, और किनेड का माशाल्लाह से इतना नाम है, तो काफी प्रेशर था उस वक्त के पता नहीं एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। फिर ये कि जब एडमिशन मिला अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ी खुशी हुई कि किनेड में एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद ये है कि जब मैं वहाँ पे न्यूट्रिशन का मैंने स्टार्ट किया, तो पहले भी नॉलेज था न्यूट्रिशन का, लेकिन आई थिंक उस फील्ड में जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और पता चली। हमें बेसिकली पहले यही पता चलता था कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या मतलब क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हो गए, या हॉस्पिटल्स के अंदर डायटिशियंस हैं, या इस तरह की। लेकिन उसके अलावा जो मैंने डिग्री की उसमें यह था कि फूड साइंसेज एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो फूड साइंसेस का भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग साथ लेके चले, तो और बड़ा एक्सपोजर मिला मुझे वहाँ पे
और इसी तरह से मतलब एजुकेशन वहाँ की बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत सी चीजें सीखने को मिली। और इससे ये भी सीखा कि मतलब सिर्फ हमारा काम अर्निंग नहीं है, हमने एक कम्युनिटी को किस तरह से बिल्ड करना है, और अच्छा हेल्थ सिस्टम उधर स्टार्ट में जब मैं अपने होम टाउन मैंने मूव किया, तो मैंने स्टार्ट में मैंने जब ऑनलाइन कंसल्टेंसी शुरू की, तो मैंने बिगिनिंग के अंदर मैंने कभी मैंने किसी को कुछ पैसे वगैरह चार्ज नहीं किए। मैं एक फेसबुक ग्रुप था जहाँ पे और भी काफी सारी फील्ड्स के हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, फार्मासिस्ट थे, और इसी तरह से एमबीबीएस बीडीएस डॉक्टर्स थे, उनके साथ मैं पैनलिस्ट थी और उनके साथ मैंने काम किया। और मैं हम लोगों ने कभी किसी को चार्ज नहीं किया, लाइक सिर्फ हम कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए हम लोगों ने लोगों की हेल्थ के लिए जो है हमने कोशिश की। और वहाँ पे मैंने मोर देन 50 पेशेंट्स जो है मैंने तब किया था, अभी भी करती हूँ, लेकिन अब चूंकि मैंने एक प्रॉपर एक फर्म के साथ काम स्टार्ट कर दिया है, सो यू नो वो थोड़ा सा उनका हो जाता है कि कंपटीशन टाइप आ जाता है, वो कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं दोनों चीजें। तो अभी भी मैं वहाँ पे काम जरूर करती हूँ, मैं बेसिक गाइडलाइंस अब सिर्फ देती हूँ, वी डोंट ऑफर डाइट प्लान उधर, लेकिन ये है कि अगर मुझे इन पर्सन कोई मिलता है या कुछ करता है तो आते हैं मेरे पास हेल्थ के इस बारे में पूछने के लिए या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए, तो मैं उनकी जरूर हेल्प करती हूँ। मेरे साथ मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की थी, उनको कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो मुझे पूछती हैं, तो मैं उनकी भी हेल्प करती हूँ। और मैं बड़ी खुशी होती है मुझे इस चीज़ की हेल्प करने में कि जो हमारा बेसिक मकसद है हम उसको पूरा करें। जो एक अर्निंग का प्रोसेस है वो तो सारी जिंदगी साथ चलता ही है, और आई थिंक तो उससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि एक बेसिक जरूरत है। लेकिन आई फील के जो आप अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हैं तो आपको जरूर करनी चाहिए अगर आपके कंट्रोल में है तो। सही कहा कि जो है ना एक एजुकेशन तो आपने डेफिनेटली हर किसी ने वो करनी ही करनी है। इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट आ जाता है वो है कम्युनिटी का, कि आपकी वजह से कम्युनिटी कम्युनिटी, को कितना फायदा हो रहा है। आपने अपने लिए तो कमाना ही कमाना है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस बिल्कुल देखा होगा कि जो लोग कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं उनका एक्सपोजर, उनका नाम ज्यादा लंबे अरसे तक चलता है एज कम्पेयर टू दोस्त जिनका काम सिर्फ वो अपनी जात तक महदूद रहता है। तो दूसरा आपने कहा बिल्कुल कि आप पहले जब स्टूडेंट दौर में थी तो बिल्कुल चैरिटी के तौर पर काम किया करती थी, कोई चार्ज नहीं करती, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक तो आपके बिल्कुल एक्सपोजर हो जाता है और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। और दूसरा जो मैंने देखा बिल्कुल ग्रेड कॉलेज की स्टूडेंट, उनका वाकई एक्सपोजर काफ़ी होता है, वो काफ़ी बोल्ड हो जाती हैं। और एज कम्पेयर टू दूसरे जो इंस्टीट्यूट हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट की असल में होता यह है कि कोई भी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है ना, उस इंस्टीट्यूट की उसके ऊपर एक कहते हैं स्टैंप लग जाती है। वो चाहे कनेट कॉलेज हो, स्टैम्प लग जाता वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज हो, पंजाब यूनिवर्सिटी, कोई भी हो, हर है। इंस्टीट्यूट की एक इन्वायरमेंट होता है, वो उसका फिर उसके ऊपर वो स्टैंप लग जाती है। वो जब मार्केट में निकलता है तो उसकी वो जो स्टैंप है ना, वो मार्केट में साफ दिखाई देती है कि ये इसने कनेट कॉलेज से पढ़ा है, बिल्कुल लॉ का वुमन से पढ़ा है, या पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, वो सारी चीजें इसमें वो आती हैं। जी तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि बकर ईद है, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है खाने की ईद भी वो कहा जाता है। तो इसमें लोग ज्यादातर ओवर ईटिंग बहुत करते हैं। जो लोग डाइटिंग भी होते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, वो भी कहते हैं यार, कहने वाले रिश्तेदार या जीजो का कहते हैं ये एक दो दिन है, इसमें तो आप कर लो। तो ओवर ईटिंग बहुत करते हैं। तो इस ओवर ईटिंग की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ओवर ईटिंग का, जिन लोगों को मतलब जो डाइट प्लान्स वगैरह फॉलो करते हैं या जो नहीं भी करते उनके लिए भी, कि ये होता है कि जैसे एक आप अपनी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं एक डेली की, उससे ज्यादा अगर आप कैलोरीज का इनटेक करते हैं, या एक जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से अगर आप कोई एक न्यूट्रिएंट कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे फिर आपको उस वो ओवर ईटिंग होती है। जैसे एक नॉर्मल बंदे की कैलोरी रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं 1800 से 2000, लेकिन वही बंदा ईद के दिनों में
2800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, तो फिर उससे प्रॉब्लम्स तो होती हैं। और वो सिर्फ वेट गेन नहीं है, उसके अलावा उनको एसिडिटी हो सकती है, ब्लॉटिंग का इशू हो जाता है। इस तरह की एक हेल्दी बंदे को ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और फिर जो डिजीज बंदे हैं उनको तो काफी सारी उनकी डिजीज और बिगड़ सकती हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ओवर ईटिंग जो लोग करते हैं, उसमें ये है कि जब भी आप कोई भी चीज आप मॉडरेट अमाउंट में यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इवन डाइट पे भी हैं तो एक मील छोड़ने से या एक मील एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से उतना फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है। लेकिन जहां आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो फिर आपको उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग जनरली भी अपनी ईद से पहले भी अपनी रूटीन में बहुत ज्यादा मीट कंजम्पशन या प्रोटीन की चीजें बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। एक तो प्रेफरेंस भी होती है और कुछ की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। लेकिन जब ईद के दिन होते हैं तो वही प्रोटीन आपको बल्क अमाउंट में जो है वो मिलती है, तो फिर वो उसको उसकी कंजम्पशन भी ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि जो लोग पहले इतनी ज्यादा नहीं कंज्यूम कर रहे होते, तो उनके लिए तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो अपनी जो, अगर उनको कहीं पे उनके कहीं प्रोटीन की कोई डिफिशिएंसी है या कुछ है, तो वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ओवर ईटिंग से फिर आप न्यूज में भी अक्सर सुनते हैं कि कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही कुर्बानी होती है तो वो कह रहे होते हैं कि ये पार्ट अलग कर दें, ये पार्ट अलग कर दें, तो वो फौरन फौरन नाश्ते में भी ऑलमोस्ट नाश्ता ही कह सकते हैं, अगर क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जहाँ पे हो जाती है कुर्बानी वगैरह, वहां पे वो फिर शुरू में ही मिड मॉर्निंग कह लें, अर्ली मॉर्निंग कह लें, वो उसको पका लेते हैं और उसी वक्त, और फिर उसी जो मिलते जुलते भी हैं ईद पे। अभी इस दफा तो है क्वारंटीन है, लेकिन जब मिलते हैं तो पीयर प्रेशर होता है कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, और आपने अगर कुर्बानी मतलब रखी हुई है, तो फिर आप उसमें मीट की ही काफी सारी डिशेस बन जाती हैं। सो आई थिंक कि उस चीज को जरा सा ध्यान रखना चाहिए और ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। तो इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, जो मेजर कॉम्प्लिकेशन वो क्या है, कोई उसका? बिल्कुल बिल्कुल इससे जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको भी काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जो डिजीज लोग हैं उनको तो डेफिनेटली होंगी। ये है कि हेल्दी लोग जो हैं, जब वो फौरन से एक दफा ओवर ईटिंग कर लेते हैं एक मोमेंट पे, तो उनको जो है ब्लोटिंग का इशू हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है बहुत ज्यादा। फिर अगर आपका स्टमक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो वॉमिटिंग या नोजिया का भी उनको इशू हो जाता है। फिर उसके अलावा ये होता है कि फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स काफी हो जाती हैं। जैसे आप कॉन्स्टिपेशन हो सकती है उसके फौरन बाद। फिर आपको चाहिए कि साथ में अगर आप ये चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो आप अपनी वाटर इनटेक ज्यादा करें। अभी तो वैसे भी गर्मियां हैं, तो पानी की इनटेक थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, ताकि उससे आपको कोई इश्यूज ना हो। या आपको डाइटरी फाइबर साथ ऐड करना चाहिए, या फिर आप उसको एक्सरसाइज करके इतना कंज्यूम कर लें। लेकिन यूजुअली यही होता है कि लोग आते रहते हैं, क्योंकि 3 दिन की ईद होती है, लोग आते हैं काफी और गेट टुगेदर्स काफी हो रहे होते हैं। तो उस वजह से फिर उस वो जो लोग कहते हैं कि अच्छा चलो ईद ही है, तो 2-3 दिन तो ये डाइट भी नहीं करनी और इस तरह से भी नहीं। तो खाएं जरूर, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। इसी तरह से जो डिजीज लोग हैं, जैसे कि डायबिटिक्स हैं, या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, या जिनको यूरिक एसिड का इशू है, या जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल का जिनको इशू है, उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, वेट गेन हो सकता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो हैं उनका बीपी ज्यादा हाई हो सकता है। तो इसमें जरा सा ध्यान रखना चाहिए, और एक लिमिटेड अमाउंट में, एक कंट्रोल्ड अमाउंट में खाना चाहिए। और जहां आप फिर प्रोटीन को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको अपने जो बाकी के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आप ले रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, उनको आपको फिर लिमिटेड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और खासकर जो हमारे ये जो बकर ईद है, वहाँ पे तो स्पेशल बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है कि अब बिल्कुल क्या कहते हैं, छतों में खासकर इवनिंग, रात के औकात में, फिर उसे काफी कहीं बिल्कुल। के डायरिया भी होता है, मोशन लग जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो हाँ सबसे जी। पहले तो हमें बिल्कुल। ये बताएं, ये जो बकर ईद का जो गोश्त है,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब वैसे तो जो गोश्त हम आम रूटीन में भी खाते हैं, इसमें और ये जो ईद का गोश्त है और दूसरे गोश्त में क्या डिफरेंस आपको लगता है? अच्छा ये है कि बिकॉज जिनके घर पे खुद भी कुर्बानी वगैरह होती है, और या फिर जिनके घरों पे मतलब आते भी हैं और भी घरों से गोश्त वगैरह आता है, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीजर भरे होते हैं गोश्त स्टोर करके, और भी काफी चीजें साथ, मतलब जो दूसरे पार्ट्स होते हैं मीट के अलावा, लीन मीट के अलावा जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो भी काफी स्टोर करके रखे होते हैं, और रोज कोई ना कोई डिश वगैरह बन रही होती है। लेकिन जो शेल्फ लाइफ जो जनरली हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि एक वीक के अंदर अंदर आप कंज्यूम कर लें, बिकॉज ये है कि जब आप उसको, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होता है कि महीने महीने और डेढ़ डेढ़ माह में वो गोश्त खत्म होता है। सो क्या होता है कि आप जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है ना, वो बिल्कुल बहुत कम रह जाती है। और उसके अलावा ये भी होता है कि फिर एट टाइम्स फिर ये होता है कि बिकॉज ह्यूमिडिटी भी है, और वैसे भी अगर आप उसको फ्रोजन भी रखते हैं, तो फिर भी ये होता है कि जो फूड कंटामिनेशन है उसका भी काफी चांसेस होते हैं। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको टाइमली कंज्यूम करें, और उतना ही स्टोर करें कि जितना आप एक वीक में यूज कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा रखते हैं तो आप उसको बेशक आप जितना मर्जी टाइम रख लें, वो आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं रहती है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कहने की हद तक तो आप ठीक कह रहे हैं कि जितना ही स्टोर करें, जितना वो विद इन वीक कंज्यूम हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ जब वो कहते हैं हम्म। कि कुर्बानी जब होनी चाहिए इस्लामिक है, तो उसके तीन हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज़ो कारब के लिए, और एक जो गरीब मसाकीन के लिए। हम्म। तो इसमें हम्म। होता तो तीन हिस्से तो वो करता बिल्कुल है, ऐसी है। लेकिन वो ज़्यादातर अपने फ्रीजर जो है ना, वो इतने अरसे तक उनको स्टोर कर लिया जाता है, वो आपके दो दो तीन तीन महीने तक वो यूज़ होता है। खासकर कीमे वाली जो आइटम्स होती हैं, वो कीमा करके उसको टिक्कियाँ बना के या बिल्कुल। कबाब बना के उसको इतने अरसे तक, लंबे अरसे तक स्टोर किया जाता है कि मेरे ख्याल में उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, बकाया उसका टेस्ट ही टेस्ट रह जाता है। और टेस्ट वाली जो बात होती है वो एक टेस्ट बस आपकी जुबान तक होता है। जब आप मुंह में खाते हैं, आप जब टेस्ट बड्स बात होकर जब बिल्कुल। वो नीचे जाता है, हम्म। तो वो बिल्कुल ही वो का जो है ना न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। इसके बारे में यही कहूंगी कि जो है जितने जिस तरह हम लोग फ्रोजन प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं उसको भी हम ये मतलब कहते हैं, डिस्करेज करते हैं कि आप वो ना लें, और आप कोशिश करें कि आप फ्रेश प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करें। लेकिन जैसे आपको पता है कि हमारे जनरली तो यही करते हैं कि ईद पे बहुत ज्यादा जो है वो स्टोर कर लेते हैं मीट वगैरह, और फिर उसको दो दो तीन तीन महीने तक चलाते हैं। तो उसकी तो न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। सेकंड, अगर आप नोटिस करें ना, अगर जो बहुत ज्यादा देर आप फ्रीज कर लेते हैं, एक उनका कुकिंग टाइम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्लस ये कि आप अगर नोट करें तो बिल्कुल ऐसे ड्राई सा हो जाता है, वो मीट बहुत ड्राई हो जाता है, और वो फिर आपकी हेल्थ के लिए बड़ा बुरा होता है। जैसे आप देखें प्रीवियस टेक्निक्स होती थी, जब ये रेफ्रिजरेटर फ्रीजर वगैरह नहीं थे, तो वो वो सन ड्राई कर लेते थे मीट को, और फिर उसको कंज्यूम करते थे ज्यादा अरसे तक, जो पुराने टाइम में। लेकिन अब क्योंकि फ्रीजर्स वगैरह आ गए हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद अब फ्रीजर्स वगैरह आ गए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम इसको बहुत लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। आप चले, अगर आप बिकॉज गोश्त भी काफी ज्यादा हो जाता है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप अगर एक वीक नहीं तो आप 2 वीक्स कर लें, उसमें आप कोशिश करें कि उसको कंज्यूम कर लें। लेकिन जनरली यही होता है कि वो ज्यादा देर तक रखते हैं, और इसको एज अ फूड साइंटिस्ट मैं बिल्कुल डिस्करेज करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जो आपकी सजेशन तो यही थी कि मैं किसी और न्यूट्रिशनिस्ट को भी इनवाइट करता था। आपने फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन आपका वो सब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ बिल्कुल। पे कहा था कि आप मीट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एज कम्पेयर टू दूसरे जो क्लिनिकल साइड के होते हैं उनकी निस्बत आपका जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा होता है। तो मेरी जो जी। सिलेक्शन करने का जी। आपका जो मकसद था वो यही था, नहीं तो मैं किसी और को भी वहाँ पे इनवाइट कर सकता था। तो ये था। अब इसकी जो जी। कॉम्प्लिकेशंस आपने इसकी बता दी, ओवर ईटिंग की, जो गोश्त होता है ईद का, उसको कोशिश करने के विद इन अ वीक या 2 हफ्ते तक आप इसको यूज़ कर लें।
अगर वो नहीं यूज करते तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फिर क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको 2-3 चीजें नोटिस रखनी पड़ती हैं। एक तो ये कि आपको अपनी जो वाटर इनटेक है वो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। इतना मतलब इतना हो कि आप डिहाइड्रेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज ना फेस करने पड़े। डाल के वो बहुत भून भून के कढ़ाइयाँ बन रही हैं और इस तरह से एक दो दफा तो चले, आप कह सकते हैं कि अगर आपने एक दो दफा कंज्यूम करना है और हेल्दी इंडिविजुअल्स तो उनके लिए तो ठीक। फिर उसमें ये भी होता है कि हम जो सिलेक्शन ऑफ मीट है वो बड़ी काउंट करती है। अगर आप लीन मीट चूज करते हैं तो उसमें आप वो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे पाए वगैरह चूज कर लेते हैं ऐसा, तो उसमें जो फैट और ओमेगा वगैरह इनका कंटेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है। आजकल वैसे भी गर्मी है तो कॉन्स्टिपेशन के अलावा आपको डायरिया का इशू भी फेस करना पड़ सकता है। सो आपको इन सब चीजों के साथ आप मैनेज करने के लिए आपको चाहिए कि आप इन मीट को किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें। अगर आपने ज्यादा अरसा करना है तो आप इसको किसी कॉम्बिनेशन के साथ यूज करें, जैसा कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, क्योंकि उसमें फाइबर का कंटेंट हाई होता है। सो इसी तरह से आप डिफरेंट वेजिटेबल्स वगैरह हैं, या आप कुकिंग मेथड्स के अंदर कोशिश करें कि जो वाटर बेस्ड चीजें हैं वो आप ज्यादा बनाएं एज कम्पेयर टू ऑयल बेस्ड, क्योंकि उसका अपना फैट इतना ज्यादा होता है। और इसके अलावा एक ये भी है कि आप कोशिश करें कि आप जो गोट मीट या लैम मीट होता है उसको कंज्यूम करें एज कम्पेयर टू बीफ, बिकॉज मटन के अंदर ये होता है कि एज कम्पेयर टू बीफ उसकी कैलोरीज थोड़ी सी कम होती हैं। तो आप और वो उसके अंदर जो है ना वो विटामिन बी काफी अमाउंट में होता है। तो फिर ये है कि आपके लिए वो बेनिफिशियल भी होता है। जो बीफ है उसके अंदर और एक तो ये है कि हमारे कुकिंग मेथड्स के अंदर भी जब स्टेक्स वगैरह बनती हैं या बारबेक्यू वगैरह होता है तो उसको कुकिंग को आपको जरूर चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर कुक्ड हो। बिकॉज आप जब बीफ कुक करते हैं तो आपको उसको बहुत अच्छे से कुक करना चाहिए, बिकॉज बैक्टीरिया वगैरह का जो कंटेंट होता है उसमें उस मीट के अंदर काफी ज्यादा होता है। तो उसको आप जब कुकिंग जो प्रोसेस है उसमें आपको ज्यादा सही से कुक करना चाहिए, सो दैट वो इनएक्टिव हो जाए वो चीजें और आपको हार्म ना कर सकें। और इसीलिए जो है मैं मेरी प्रेफरेंस यही है कि और सजेशन भी यही है कि आप गोट मीट या लैम मीट जो है उसको कंज्यूम करें और कोशिश करें कि आप उसको कॉम्बिनेशन में चीज़ों को यूज़ करें। फिर आप चाहे डाइट पे हैं तो भी आपको उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको और अगर उसके साथ डाइटरी फाइबर के साथ कंज्यूम करेंगे, या जैसे आप अगर राइस वगैरह बना रहे हैं तो आप साथ में योगर्ट जरूर ऐड करें, डाइजेशन में आपको बड़ा हेल्प आउट करता है। उसके अलावा ये है कि मैंने देखा है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो साथ में जो फिजी ड्रिंक्स और सोडाज वगैरह ये बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए कि बहुत ज्यादा साथ में वो ना कंज्यूम किए जाएं, बिकॉज जिनको यूरिक एसिड का इशू है उनका इशू बढ़ सकता है। विटामिन डी को वो रिप्लेस कर देता है ये कैल्शियम को। तो फिर आपको ये जिनको फिर जॉइंट्स पेन होती हैं तो उनको फिर ज्यादा हो सकती है वो प्रॉब्लम उनकी ज्यादा बढ़ सकती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए भी यही है कि उनको अपने मैनेजमेंट, बिकॉज ये डिजीजेस जो है ना जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन वगैरह है, ये यूरिक एसिड है, इनको आपको मेंटेन करना पड़ता है अपनी डाइट के साथ साथ, और इनको आपको चेक चेक एंड बैलेंस इसका रखना पड़ता है। तभी आपकी ये डिजीजेस जो हैं आपके कंट्रोल में रहती हैं। वरना फिर ये भी है कि आप इससे बहुत ज्यादा अगर इश्यूज हो जाएं तो आप हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं। बीपी वालों का बीपी वो उनकी लैंग्वेज में कहते हैं बीपी शूट कर जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उसको एक पहले ही नॉर्मल अमाउंट में कंज्यूम करें। फिर ये भी होता है कि आप जब बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे होते हैं तो जो आपकी स्टमक की जो कैपेसिटी है, अगर आप पहले डाइट कर रहे हैं तो आपने स्टमक की जो ईटिंग कैपेसिटी है वो आपने बढ़ा देते हैं आप। सो फिर आप जब वो दोबारा अपनी डाइट पे वापस आने की कोशिश करते हैं तो आपको थोड़ी और जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज उस वक्त आपके स्टमक की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ चुकी होती है। सो इसलिए आपको चाहिए कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। और बस यही। सही कहा आपने
ये आपने जितनी भी ये इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, कोई उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उसको फॉलो करेंगे। और ये ईद है जो कि खाने की ईद है, वाकई खाने की ईद है, लेकिन इसके पोर्शन बिल्कुल। कंट्रोल और एहतियात से खाएं तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव आपकी बॉडी के ऊपर भी और आपकी हेल्थ के ऊपर भी वो काफी इम्पैक्ट पड़। और इसके साथ अगर आप ये कि अगर आप ये चीजें बहुत कंज्यूम कर भी रहे हैं और आपका हाथ नहीं रुक रहा इस चीज से, और आप यही कहना चाह रहे हैं कि चलें जी ईद है तो हमने जरूर कंज्यूम कर लें, तो फिर आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दें, अपनी एक्सरसाइज को ना छोड़ें। आप थोड़े से थोड़ा सा, अगर आप 15 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको 30 मिनट्स कर दें, डबल कर दें, ताकि बिकॉज अगर आप प्रोटीन कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन आपको पता है मसल बिल्डिंग में हेल्प आउट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वो इशू ना हो, तो आप उसको जो है ना कंज्यूम प्रॉपरली करना शुरू कर दें। तो आप अगर एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे और दूसरे फूड ग्रुप्स को आप थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि आप प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, तो दूसरे फूड ग्रुप्स को फिर आपको कंट्रोल में रह सकें चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और रिगार्डिंग आपने जो बकर ईद है, वाक़ई लोगों की बकर ईद बना दी कि आप किसी अच्छे तरीके से आप जो गोश्त या मीट कंज़्यूम करेंगे तो इसके पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आपकी जो है ना इफ़ेक्ट पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ किसी और टॉपिक के ऊपर हम दोबारा बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो जरूर। नॉलेज है वो कम्युनिटी को उसका ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। अपनी बात को तो सारी बात होना ही होना है। बिल्कुल। कम्युनिटी को भी उसका फ़ायदा बिल्कुल। उठाना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे फ्यूचर में बात